नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13 घातांक और घात की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। आज की यह क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि प्यारे बच्चों गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो गणित में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली की भूमिका होती है, उसको आप अच्छे से समझ ले। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं घातांक और घात। देखो बच्चों, अगर मैंने कोई भी ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है, ऐसे लिखता हूं, या फिर आपने देखा होगा जैसे इसको हम पढ़ते हैं 4 स्क्वायर, है ना, ऐसे आपने पहले भी देखा होगा। तो इस प्रकार से हम अगर किसी नंबर को लिखते हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो ये 10 लिखा हुआ है, इस 10 को हम कहते हैं बेटा आधार। क्या कहते हैं बेटा? आधार। ठीक है, और बेटा ये जो 4 लिखा हुआ है 10 के ऊपर, इसे हम कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं? घातांक। और इस सारे को मिलाकर, ये 10 के ऊपर 4 लिखा हुआ है, इसको मिलाने पर पूरा हो जाता है ये घात। क्या हो जाता है? घात। तो 10 तो है आधार, 4 है घातांक, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं बच्चों? घात कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी ये 4 तो है आधार, ये है घातांक, और ये पूरा क्या हो गया बेटा? घात हो गया। अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं? 10 की घात 4 या 10 की पावर 4, पावर को अंग्रेजी में घातांक कहते हैं। ठीक है, 4 की घात 2 या 4 स्क्वायर। जैसे आ गया 6 के ऊपर 8, यानी कि 6 की घात 8। 6 तो है आधार और 8 क्या है बच्चों? घात है। तो सबसे पहले 10 की घात 4 लिखा मैंने, इसको पढ़ने का तरीका बोल दिया, 10 की घात 4, यानी कि 10 तो है आधार, 4 है घातांक, और इस पूरे को क्या बोलते हैं बच्चों? घात बोलते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 10 को 10 से कितनी बार गुणा करना? 4 बार गुणा करना। 10 को 10 से 4 बार। जैसे 10 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसे। घात 4 है तो 10 को 4 बार गुणा करना है। ठीक है, जैसे वहां लिखा था 4 की घात 2, तो 2 घात का मतलब 4 को कितनी बार? 4 से ही 2 बार गुणा करना। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 6 की घात 3, तो 6 की घात 3 का मतलब है 6 को 3 बार गुणा करना। 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये हो जाएगा आपके 6 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं और इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं, इनका मतलब ये होता है। ठीक है, अब बेटा कभी कभी आपको संख्याएं दे दी जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लो संख्या दे दी 512, अब इसको इस रूप में लिखना है, इसको हम कहते हैं घातांकीय रूप। ठीक है, क्या कहते हैं? घातांकीय रूप। घातांकीय रूप में लिखना है 512 को। ठीक है ना। तो 512 को घातांकीय रूप में लिखने के लिए हम 512 के गुणनखंड करेंगे। पिछली प्रश्नावली में हमने सीखा है गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 512 के टुकड़े कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ 512 में किसका भाग जाएगा? सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4, 2 बार गया, 1 बच गया, 11 हो गए। 5 दूनी 10, 5 बार गया, 1 बच गया, 12 हो गए। 6 दूनी 12, 6 बार। तो 2 का भाग इसमें 256 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 16 हो गए, 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, और 1 यहाँ लगते 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग जाएगा 8 बार।
फिर 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार, है ना। तो ऐसे हम इनके गुणनखंड कर लेंगे। अब इनको हम कैसे लिखेंगे? 512 के गुणनखंड कितने? देखो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार, है ना। अब बच्चों इनको हम एक साथ लिखेंगे तो 2 कितनी बार है? 9 बार, तो 2 की घात 9। तो 512 का जो घातांकीय रूप हुआ वो क्या हो गया? 2 की घात 9। तो इस प्रकार से आपको संख्या दी हुई होगी, उसको आपको घातांकीय रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 512 का घातांकीय रूप क्या हो गया? 2 की घात 9 हो गया, ठीक है। समझ में आया बच्चों? घातांक और घात। अब एक चीज और बताता हूं, घातांक और घात का प्रयोग क्यों किया जाता है बच्चों? संख्या जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, ऐसी इतनी बड़ी संख्याएं होती है जिनको में पढ़ना, समझना और उन संख्याओं की तुलना करना आसान नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर संख्या लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी संख्या, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये मैंने संख्या लिखी, ठीक है। तो क्या इस संख्या को पढ़ना, इस संख्या को समझना आसान है क्या? देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, फिर कहाँ पढ़ोगे, है ना। तो इस संख्याओं को पढ़ना आसान नहीं है, इनको समझना भी आसान नहीं है। तो इनको छोटा, इस प्रकार से छोटे रूप में बनाकर आसानी से पढ़ा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मैंने एक नंबर और लिखा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ कितने भी हो सकते हैं। तो क्या इन दोनों की तुलना कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, ठीक है ना। तो इनकी तुलना करना भी आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम इन दोनों को घातांकीय रूप में लिख देते हैं तो इनकी तुलना करना, इनको समझना और इनको पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। तो घात और घातांक की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटे रूपों में, घातांकीय रूपों में लिखकर उनको आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और उनकी आसानी से तुलना की जा सकती है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आधार है, ये घातांक है और ये घात है। इसका मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसका घातांक के रूप हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों घातांकों के नियम। ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये सभी नियम मतलब सूत्र घातांकों के नियम है। इन नियमों से ही आपकी प्रश्नावलियां हल होगी, ठीक है ना। तो बच्चों अगला जो पॉइंट है वो है घातांकों के नियम, है ना। अब देखो घातांकों में क्या क्या नियम लगते हैं वो ध्यान से समझ लेना। सबसे नंबर 1, पहला नियम क्या कहता है बेटा? यदि आधार समान हो, संख्या गुणा में हो तो घातों को जोड़ देना है। कैसे? अगर आधार देखो a की घात m इंटू a की घात n, यहाँ आधार a है, यहाँ भी आधार a है, आधार समान है और संख्या किसमें है? गुणा में, तो घातों को हमें जोड़ देना है। तो क्या लिखोगे? a की घात m प्लस n, ठीक है ना। अब इसको हम संख्या के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लो 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 3, है ना। आधार यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। अगर आधार समान है, संख्या गुणा में, तो घातों को जोड़ देंगे। कैसे? 6 की घात 2 प्लस 3, तो 6 की घात 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। 6 की घात कितना हो गया? 5 हो गया। समझ में आ गया? आधार समान है, संख्या गुणा में है, तो घातों आपको जोड़ देनी है। समझ में आ गया? बताओ पहला नियम। अब देखो दूसरा नियम क्या है? अगर आधार समान है और संख्या भाग में है तो घातों को घटा देंगे। देखो आधार यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। घात यहाँ m और यहाँ n, ठीक है। तो क्या करेंगे? a की घात m माइनस n। आधार समान होने पर घातें घट जाएगी, संख्या किसमें हो? भाग में। तो देखो यहाँ जैसे गणित में समझते हैं, 6 की घात 3 और भाग में 6 की घात 2, मान लो मैंने ये लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ आधार समान है तो घातों को घटा देंगे। आधार कितना? 6, 3 में से 2 चल जाएगी घात, तो 6 की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये दूसरा नियम है, आधार समान, संख्या भाग में, तो घातों को घटा देना है। अब देखो तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझना। अब बच्चों अगर आधार अलग अलग हो, आधार क्या हो? अलग अलग, जैसे a की घात m इंटू b की घात भी m।
आधार तो अलग अलग हो और घात समान हो और चिन्ह किसका हो, गुणा का, तो हम क्या करेंगे, आधार को गुणा करके दोनों के ऊपर एक ही घात लगा देंगे। अगर घात समान हो, संख्या गुणा में हो, तो आधार को हम गुणा करके उन दोनों के ऊपर एक ही घात लगा देंगे। कैसे, देखो यहाँ पर जैसे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, देखो आधार तो अलग अलग हैं और घातें समान है, तो कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 और दोनों के ऊपर 3 लग जाएगा, एक ही घात है ना, 2 तिया 6 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आ गया बच्चों। अब नंबर 4, अगर बेटा यहाँ भाग में हो a की घात m भाग चिन्ह b की घात m, आधार अलग अलग है, संख्या भाग में है और घात समान है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, a बटा b और इसकी घात m। भाग को हम भिन्न में लिख सकते हैं ना, तो दोनों के ऊपर एक ही घात लग जाएगी। संख्या में देखते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात 3, आधार अलग अलग है, संख्या भाग में है, घात समान है, तो 2 बटा 3 और दोनों के ऊपर एक ही घात लग जाएगी 3, है ना। इस प्रकार से ये आपको करने हैं। समझ में आ गया चौथा नियम। अब बेटा पांचवा नियम देखो। पांचवें नियम में क्या है बेटा, अगर किसी घात के ऊपर घात है तो घातों को गुणा कर देंगे। कैसे, a की घात m और फिर इसकी घात n। देखो यहाँ a की घात m फिर इसकी घात n, घात के ऊपर घात है तो घातों को गुणा कर देंगे, a की घात m इंटू n। अगर घात के ऊपर घात है तो घातों को गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 6 की घात 2 और इसकी घात 3, घात के ऊपर घात है तो 6 की घात 2 इंटू 3, तो 6 का तो 6, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 की घात कितना हो गया, 6। तो घात के ऊपर घात है तो घातों को क्या करना है, हमें गुणा करना है। अब देखो एक और है लास्ट, छठा नियम, वो क्या है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर 1 होता है। चाहे 5 की घात 0 है तो भी उत्तर 1 आएगा, 50 की घात 0 है तो भी उत्तर 1 आएगा, 180 की घात 0 है तभी उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो कोई सी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा कितना लिखना है, 1 लिखना है। तो बच्चों ये 6 नियम है, ये 6 नियम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर आधार समान, संख्या गुणा में तो घातों को जोड़ेंगे, आधार समान, संख्या भाग में तो घातों को घटाएंगे, आधार असमान, घातें समान, संख्या गुणा में तो आधार को गुणा करके उसके ऊपर घात लगा देंगे, आधार असमान, ठीक है, घातांक समान, संख्या भाग में तो भाग करके दोनों के ऊपर एक ही घात लग जाएगी, ठीक है। अगर घात के ऊपर घात है तो घातों को गुणा कर देंगे। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है। आया समझ में। अब एक और छोटा सा पॉइंट है वो भी हम देखते हैं। अब बच्चों एक और है घातांकों का मानक रूप। घातांकों का मानक रूप, मानक रूप का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। जैसे बच्चों हमने भिन्न पढ़े थे, अब भिन्न में भी हमने भिन्न का मानक रूप पढ़ा था। जैसे नंबर थे 16/12, ठीक है। अब इसका मानक रूप यानी कि जहां तक ये कट सके वहां तक इनको काटना था, सबसे छोटे रूप में लेके आना था। तो 2 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 6 बार, फिर 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार। अब नहीं कटेगा तो ये आ गया 4/3, मतलब 16/12 का मानक रूप क्या हो गया, 4/3, मतलब इसका सबसे छोटा रूप। इसी प्रकार हमें घातांकों में भी मानक रूप लिखना है, मतलब सबसे छोटा रूप। अब मान लो आपको संख्या इस प्रकार से दी गई है, ठीक है ना, ये आपको संख्या दी गई है। अब आपसे कहा है कि इस संख्या का मानक रूप लिखिए, ठीक है ना। इसका क्या लिखना है, मानक रूप। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसके 0 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी 0 है, 9। तो देखो 5 और गुणा में 10 के 1 के 9 0 लगा देंगे, 4 5 6 7 8 9, है ना। 5 को अलग कर लेंगे और 1 के 9 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 5 इंटू, अब 10 लिखेंगे, 9 0 है तो इसकी घात 9 लगा देंगे, ठीक है। तो ये इस संख्या का क्या हो गया, मानक रूप हो गया, सबसे छोटा रूप हो गया, मतलब हम उसको घातों में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है ना। जैसे एक संख्या और लेके देखते हैं। जैसे बेटा ये वाली संख्या है आपके पास, ठीक है, ये वाली संख्या।
अब इसका भी हमें मानक रूप लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 316 गुणा, अब जीरो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा दिया। अब देखो 316 इंटू 9 है ना, तो 10 की घात कितनी लग जाएगी? 9 लग जाएगी। तो ये वाला इस संख्या का मानक रूप है क्या? नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ आगे केवल एक ही नंबर था, यहाँ आगे कितने नंबर है? 3 नंबर है। कितने नंबर है? 3। तो आगे केवल एक ही नंबर होगा तभी ये मानक रूप में आएगा। ठीक है, तो आगे एक नंबर लाने के लिए हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब दशमलव हम कहाँ लगाएंगे? 3 के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब दशमलव, ताकि एक नंबर रह जाएगा ना। अब दशमलव लगाया तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आपको इसे 100 से गुणा करना पड़ेगा। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुणा, तभी दशमलव लगा सकते हो। ठीक है ना। और गुणा में 10 की घात क्या लिखोगे? 9 लिखोगे। अब देखो 3.16, अब गुणा 9 तो यहाँ है इसे, और 2 जीरो ये बढ़ गई, तो 10 की घात कितनी हो गई? 11 हो गई। तो बच्चों ये वाला जो आया वो इसका क्या हो गया? मानक रूप हो गया। तो इस प्रकार से आप बड़ी संख्याओं को मानक रूप में, छोटे रूप में लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू।